बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। द नेशन अखबार से मेरा ताल्लुक़ है। दोस्तों, चाइना के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वीडियो बनाई चाइना का भारत के साथ जो सरहदी तनाज़ात हैं। उसके बाद पिछली वीडियो में हमने साउथ चाइना सी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, कदीम चाइना की बात है कि एक शख्स बुलंदोबाला पहाड़ की चोटी पर रहता था, तिजारत करता था, खेती बाड़ी करता था, लेकिन हर साल नुकसान उठाता था। इसकी वजह यह थी कि सामने वाले पहाड़ से सूरज की किरणें इनकी खेती बाड़ी तक, इनके फसलों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से इन्हें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता था। एक दिन गुस्से के आलम में यह शख्स घर आता है, अपने औजार पकड़ता है, हथौड़े पकड़ता है और सामने वाले पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचता है और भरपूर अंदाज में पूरे जोर के साथ उस पहाड़ पर पे दर पे जरब लगाना शुरू कर देता है। वहां पे गिरदोनवा के उसके अहबाब और फैमिली के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ हिम्मत बंधाते हैं। जो मजाक उड़ाते हैं वो ज्यादा तादाद में हैं और जो हिम्मत बंधाने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। जब उससे पूछा जाता है, ये नौजवान तुम क्या कर रहे हो, तो वो नौजवान, बाहिम्मत नौजवान कहता है कि मैं इस पहाड़ को काट डालूंगा यहां तक कि सूरज की किरणें हमारी खेती तक पहुंच जाएं और हमारे ये जो फसलें हैं ये सरसब्ज खेतों में तब्दील हो जाएं और हम भी यहां से तिजारत करें, हम भी तरक्की करें। मजाक उड़ाने वाले ये कहते थे कि ये कितने अरसे में मुमकिन होगा। इस बाहिम्मत और पुरजोश नौजवान ने जवाब दिया, सबसे पहले मैं अपनी सारी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दूंगा, भरपूर अंदाज में मेहनत करूंगा, उसके बाद मेरी ये नस्लें ये काम करेंगी। मैं अपने औजार उन तक मुंतकिल कर दूंगा यहां तक कि सूरज की किरणें हमारी बस्ती तक आ पहुंचेंगी, हमारे जो खेत हैं ये सरसब्ज खेतों में तब्दील हो जाएंगे, हम भी तजारत करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे और इस तरक्की के फवायद हम भी हासिल करेंगे। ये जो किस्सा है, मॉडर्न चाइना में ये किस्सा बड़े शद्दोमत के साथ बयान किया जाता है। लोग कोट करते हैं, लीडर्स बताते हैं अपनी कौम की हिम्मत बंधाने के लिए कि ये तुम्हारे भड़े थे। यही हिम्मत चाहिए, यही लगन चाहिए, यही जोश चाहिए आगे बढ़ने का, कारोबार में तरक्की करने का। दोस्तों, कदीम चाइना में ही सिल्क रोड दरियाफ्त होता है। ये दूसरी कब्ल मसीह की बात है कि जब चाइना अपने तजारती रास्तों को डिफाइन करता है। ये शाहरा रेशम, जिसको हम पाकिस्तान में जब चलते हैं तो कहते हैं ये छोटी सी रोड शाहरा रेशम है, वो इस बहुत बड़ी शाहरा रेशम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। असल में चाइना से यहां से रेशम वेस्ट में जाता था और वहां से कुछ चीजें यहां पर आती थी। यही वजह है इसे रेशम सिल्क रूट कहा गया। और इस सिल्क रूट में मल्टीफेरियस बेशुमार रास्ते निकलते थे जो चाइना को यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ जोड़ते थे और इसको हम ओल्ड सिल्क रोड आजकल कहते हैं। अब हम मॉडर्न दौर में आ जाएं। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में यह डिबेट जोर पकड़ने लगी कि इस पुरानी सिल्क रोड को रिवाइव किया जाए, उन पुराने तजारती रास्तों को रिवाइव किया जाए जिनसे निकल के आज हम यहां तक पहुंचे हैं, ताकि एक दफा फिर पुराना चाइना जो है वो तरक्की करता करता एक नए चाइना में तब्दील हो जाए, जहां सारे लोग खुशहाल हों और न सिर्फ चाइना खुशहाल हो, तो चाइना के साथ जुड़े हुए जो बाकी ममालिक हैं, जो गिरदोनवा के ममालिक हैं, वो भी खुशहाल हों। सब लोग मिलकर तरक्की करें, सारे ममालिक मिलकर तरक्की करें, सबको इस तरक्की के समरात मिले। इसी विजन को लिए हुए चाइना के मौजूदा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2013 में कजाकिस्तान जाते हैं और वहां पर स्टेज पे खड़े हुए एक मंसूबे का आगाज करते हैं, उसका ऐलान करते हैं। उस वक्त जो उनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो ये थे कि हम आगाज करेंगे वन बेल्ट एंड वन रोड स्ट्रैटेजी का। उसके बाद वो इंडोनेशिया जाते हैं, फिर यही मंसूबे का ऐलान करते हैं। ये 2013 की बात है। कुछ अरसे के बाद चाइनीज जो प्लानर्स हैं और थिंक टैंक के लोग हैं, वो सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी वर्ड जो है ये डाउट्स क्रिएट कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी वर्ड को चेंज करके इनिशिएटिव का वर्ड ले आया जाए, तो इसका नाम फिर बनता है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव। 2016 में एक और डिबेट सामने आती है कि ये जो
वन का वर्ड है, ये भी मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा है। तो वन को भी अगर हटा दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर एक टर्मिनोलॉजी बन जाती है, फ्रेज बन जाती है। लिहाजा 2016 में उन्होंने वन को भी खत्म कर दिया। तो ये फ्रेज अब बनती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मेरे दोस्तों, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुराद क्या है। ये जो बेल्ट है, इससे मुराद जमीनी रास्ते हैं, जमीनी रास्तों में सड़कें हैं और रेल है, रेल के ट्रैक्स हैं। और रोड से मुराद यहां पर समुद्री रास्ते हैं, समुद्री कॉरिडोर्स हैं, समुद्री पोर्ट्स हैं, जिनके थ्रू तजारत होगी। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? चाइना जब अपने पैसिफिक ओशन, जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है, तजारत की गर्ज से वहां निकलता था, तो अटलांटिक ओशन से होता हुआ इंडियन ओशन में आता था और फिर सेंट्रल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और यूरोप की तरफ सफर करता था और महीनों लग जाते थे। अब एक यहां पर रुकते हुए एक बात, अब उन्होंने अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाना है तो चाइना से निकलेंगे और पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट से वो साथ ही वहां पे चले जाते हैं। तो ज़रूरी है कि इस रोड को भी डेवलप किया जाए, जिसे आप लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। लेकिन आज का हमारा मौजूद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस है? चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है ओमान से, कतर से, कुवैत से। अगेन जब वो साउथ चाइना सी से निकलता है तो वहाँ से गुजरता हुआ अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन से होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है। अगेन यहाँ पर सी पैक काम देगा और आसानी के साथ ऑयल जो है विद इन डेज चाइना के कॉरिडोर्स तक पहुँचेगा। तो ये था एक बुनियादी तौर पर एक फ़लसफ़ा कि हम ऐसे कॉरिडोर्स डेवलप करते हैं, ऐसे रूट्स डेवलप करते हैं, ऐसे रेल ट्रैक्स डेवलप करते हैं जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दें। अब हम बात ये करते हैं कि ये वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव जो है, बल्कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, ये कौन कौन से इलाकों पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले एशिया पैसिफिक का इलाका आता है, उसके बाद इसमें अफ्रीका का इलाका आता है और उसके बाद ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप का इलाका आता है। तो ये तीन इलाके, तीन रीजन्स हमने आपस में कनेक्ट करने हैं, समुद्री रास्तों से और रोड्स एंड रेल ट्रैक्स से। और अब हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कौन कौन से कॉरिडोर्स बन रहे हैं। आप लोगों ने, हमने सी पैक सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा कौन कौन से कॉरिडोर हैं? तो सबसे पहले अगर आप नक्शा देखने की कोशिश करें, एशिया पैसिफिक में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो पैसिफिक के साथ साथ हैं। इसमें सबसे पहले साउथ एशिया है, फिर ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है और उसके बाद ओशियाना है। अब साउथ एशिया में अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद भारत है, भारत के अंदर बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। ये एरियाज जो हैं इसमें शामिल हैं। उसके बाद ईस्ट एशिया की तरफ आ जाएं। ये हम बयान कर रहे हैं कि एशिया पैसिफिक में कौन कौन से रीजन्स शामिल हैं। ईस्ट एशिया के अंदर चाइना शामिल है और मंगोलिया शामिल है, ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है। अब आ जाए नीचे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इसमें म्यांमार है, फिलीपींस हैं और वियतनाम है। ये पूरे एरियाज इसमें शामिल होते हैं। और ओशियाना जो है उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो शामिल होते हैं। सारा एरिया जो है एशिया पैसिफिक कहलाता है। तो तजारत किन किन रास्तों से होगी, किन किन रीजन्स को जोड़ने की बात होगी, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका और ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप। और एशिया पैसिफिक में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका। अब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज जोड़े जाएंगे और कहां कहां से कौन कौन सी कॉरिडोर्स जो हैं वो निकलेंगी। एक कॉरिडोर तो मैं बता चुका हूं, आप जानते हैं। सबसे पहले चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया और मंगोलिया के बाद रशिया, ये एक पहला कॉरिडोर है। उसके बाद दूसरा कॉरिडोर है वो चाइना, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, तुर्की के बाद जर्मनी और फिर नीदरलैंड। ये यूरोप तक, ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप तक जाता है। ये भी कॉरिडोर है। तीसरा कॉरिडोर है वो आप जानते हैं, वो काशगर से आगाज होगा और गवादर तक आएगा, उसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। उसके बाद चौथा कॉरिडोर जो है ये चाइना के सिटीज से निकलता हुआ बांग्लादेश जाएगा। अब बांग्लादेश के चारों तरफ में इंडिया है, इंडिया के कुछ रीजन्स भी इसमें शामिल हैं, कुछ इलाके भी शामिल हैं।
اس کے بعد یہ نیچے آ جاتا ہے میانمار، اور نیچے جو ایریاز ہیں اور علاقے ہیں ان کو یہ ٹچ کرتا ہے۔ یہ 4تھ کوریڈور ہے۔ یہ 4 کوریڈورز جو ہیں یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں کون کون سے پورٹس شامل ہیں اس میں جن کے اوپر چائنا انویسٹ کر رہا ہے۔ سب سے اوپر چائنا جو ہے ہانگ کانگ پورٹ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیچے کمبوڈیا جو پورٹ ہے اس کو انویسٹ کرتا ہے، پھر میانمار میں آتا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش جاتا ہے، بنگلہ دیش کے بعد نیچے سری لنکا میں جاتا ہے، پھر پاکستان جاتا ہے، اور پھر سوڈان جاتا ہے۔ تو یہ سارے پورٹس بڑی ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ چائنا نے کر رکھی ہے۔ اب آتے ہیں کچھ اعتراضات کے اوپر۔ 2 طرح کے اعتراضات ہیں جو مخالفین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جنہیں ڈسپیوٹڈ ایریا کہتے ہیں، اس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کے جایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ جو امریکہ ہے، امریکہ نے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور انیشیٹو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا، اسے وہ کہتا ہے فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، لیکن اسے کاؤنٹر نہیں کر سکا اور بھرپور انداز میں اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کو انوالو کر کے، آسٹریلیا کو انوالو کر کے، جاپان کو انوالو کر کے، اور انڈیا کو انوالو کر کے، اور انڈیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایران کی چابہار جو پورٹ ہے اس کو آپ پوری طرح سے انویسٹ کریں، اس کو امپروو کریں، تاکہ یہ گوادر پورٹ جو ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ کافی حد تک خراب ہو۔ اب جو اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے اس کو اپوز کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے نا، یہ غریب جو کنٹریز ہیں، جو غریب ممالک ہیں، ان کے اوپر ہیوی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور انہیں اپنے قرضے کے اندر پھنسا لیتا ہے۔ اسے اب کہتے ہیں ڈیٹ ڈپلومیسی۔ اور اس اعتراض کو جن الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اسے نمبر 1 کہتے ہیں نیو کلونیلزم، کہ جس طرح سے پہلے کلونیلزم تھا اب دوبارہ کلونیلزم آ رہا ہے، کہ جو چائنا ہے انویسٹ کر کے ان ممالک کے اوپر اپنا اختیار اور اپنی ملٹری بیسز کا قائم کر رہا ہے۔ تو پہلا ہو گیا نیو کلونیلزم۔ پھر کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی، کہ قرضہ دے کر ان ممالک کو پھنسا لینا۔ اس کے لیے وہ اگزامپل یہ بیان کرتے ہیں کہ سری لنکا کے اندر $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی ان کے پورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جب وہ قرضہ واپس نہیں کر سکے تو وہ 99 ایئرز کی لیز پر خود لے لیا۔ اسی طرح وہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں مخالفین کہ پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے وہ بھی 40 ایئرز کی لیز پر چائنا کے پاس ہے۔ اور ایک اور ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے چائنا کو پریشان کرنے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے پریڈیٹری لینڈنگ۔ پریڈیٹر اینیملز ہوتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، خونخوار جانور ہوتے ہیں جو حملہ کرتے ہیں اپنے فینگز کے تھرو، اپنے جو 2 دانت نکلے ہوتے ہیں باہر ان کے تھرو حملہ کرتے ہیں، انہیں پریڈیٹری اینیملز کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو چائنا ہے پریڈیٹری اینیمل کی طرح پیسہ لینڈ کرتا ہے اور ان ممالک کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو 3 طرح کے اعتراضات، نیو کلونیلزم، ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی، اور تیسرا ہے پریڈیٹری لینڈنگ۔ یہ 3 طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر بھی اس کو لے کر بڑی ایک مثبت انداز میں پیش رفت تھی، لیکن ہوم منسٹر نے درمیان میں آ کر اس پوری پیش رفت کو روکا اور پوری ایک ڈیبیٹ جنریٹ کی آسٹریلیا کے اندر، جس سے آسٹریلیا بیک ٹریک ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ایک مختصر سا احوال تھا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا۔ یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کون کون سے علاقے شامل ہیں، اور کون کون سے سمندری راستے شامل ہیں، اور کون کون سی پورٹس کو ڈیولپ کیا گیا، جس کے ذریعے اس پورے ریجن کو، چائنا کو افریقہ کے ساتھ، ایشیا پیسیفک کے ساتھ اور ایسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، اور پرانی شاہراہ ریشم جو ہے، سلک روٹ جو ہے، اسے پھر سے آباد کرنا ہے، اسے پھر سے ریوائیو کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس پورے ریجن کے اندر کون کون سے کس طرح سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کون کون سے ممالک خلاف ہیں، کس طرح سے پالیٹکس کی جاتی ہے، ایران کس طرح سے اس پالیٹکس کا حصہ بنتا ہے چابہار پورٹ کے ذریعے، اور انڈیا کس طرح سے حصہ بنتا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیا موقف ہے۔ چلتے چلتے کچھ فگرز بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں، کتنے ممالک انوالو ہیں، کتنے ڈالرز کا خرچہ ہے، اور دنیا کی کتنے % پاپولیشن جو ہے وہ اس پروجیکٹ سے مستفید ہوگی۔ تو نمبر 1، 138 کنٹریز جو ہیں
वो किसी ना किसी तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके बाद $29 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और तीसरी जगह पर कि 61% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब मेरे इस वीडियो के एंड पे दो सवालात हैं। वो ये कि कौन सा वो साल था जब चाइना के प्रेसिडेंट जो थे वो किसी एक कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का ऐलान करते हैं। वो कौन सा साल था और वो कौन सा मुल्क था जब ये पहली दफ़ा हम ये सुनते हैं कि वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट कोई चीज़ है। तो ये दो सवालात आपके सामने हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जैसा मैंने पहले बताया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आपसे बात होगी। आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।